Hello बच्चों, in previous video we have studied about discovery of electron, proton और कैसे उनका एटॉमिक मास और चार्ज निकाला जाता है, इसके बारे में पढ़ा। आज हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इज़ वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज़ 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो इसका मास जो है वो निग्लिजिबल होता है। डो नॉट कंसिडर इन द mass of an atom. Mass of an atom is only due to presence of protons in an atom. प्रोटॉन्स की संख्या के हिसाब से जो है वो एटम का मास जो है वो माना जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जेम्स चैडविक ने कंपेयर किए एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट विद द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो उसने एक इंटरेस्टिंग जो कंसेप्ट जो है उसने देखा कि जो एटॉमिक मास था वो ऑलमोस्ट डबल था एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑक्सीजन में जो होते हैं 8 होते हैं और उसका एटॉमिक मास 16 यूनिट आ रहा था। इस तरह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है इन नाइट्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 होते हैं और उनका एटॉमिक मास जो 14 यूनिट आ रहा था। इस तरह से कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 होते हैं लेकिन एटॉमिक मास 12 आ रहा था। तो इस तरह से डिफरेंट एटॉमिक मासेस जब उन्होंने नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ कंपेयर किए थे तो एटॉमिक मास जो ऑलमोस्ट डबल था एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जेम्स चैडविक ने सोचा कि प्रोटॉन के अलावा एटम में दूसरे पार्टिकल भी होने चाहिए जिनका मास जो है वो प्रोटॉन के मास के बराबर ही होगा लेकिन वो न्यूट्रल होंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जेम्स चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट किया एंड ही बम्बार्डेड द alpha particle rays of alpha particle on the beryllium sheet. After bombardment, he observed a new stream of neutral particles whose particle mass is equivalent to the mass of proton, and he named that particle as a neutron. तो इस तरह से जो है वो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। अब ये 3 पार्टिकल जो डिस्कवर हो चुके थे इन एन एटम, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एटॉमिक मॉडल क्या होता है। एटॉमिक मॉडल जो है डिफरेंट साइंटिस्ट ने फिर एटम में जो डिफरेंट पार्टिकल्स आए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, हाउ दे आर अरेंज्ड, कैसे अरेंज हुए हैं, कहाँ कहाँ पे उनकी पोजीशन है, तो उसके बारे में जो प्रिडिक्शन करना शुरू की। तो सबसे पहले थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम आया और थॉमसन मॉडल तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले ही आ गया था, जब सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही डिस्कवर हुए थे। तो ये सबसे पहला मॉडल था और ही प्रपोज दैट जे थॉमसन प्रपोज दैट एन एटम इज ए यूनिफॉर्म स्पेयर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है ये, यूनिफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज, इसमें स्पेरिकल शेप है पॉजिटिव चार्ज, यूनिफॉर्म स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच द इलेक्ट्रॉन आर इम्बेडेड, और जिसमें बीच में इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं इन ऑर्डर टू हैव इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन जो बीच में भरे गए हैं। दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज रेसिन्स पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी इसको कहा जाता है। तो से दैट वाज द फर्स्ट मॉडल, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है इसके बारे में नहीं बताया था क्योंकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये मॉडल फेल हो गया जब रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम बोलते हैं रुदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रुदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल की रेज जो है रुदरफोर्ड ने बम्बार्डेड ऑन द थिन गोल्ड फॉइल। थिन गोल्ड फॉइल में अल्फा रेज जो है उसको बम्बार्ड किया। तो इट इज़ ए रेड कलर में जो लाइन आ रही है, इट इज़ ए अल्फा रेज कमिंग आउट फ्रॉम द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एंड इट इज़ बम्बार्डेड ऑन द थिन गोल्ड फॉइल। एंड जो स्कैटर्ड जो रेज थी इट इज़ सीन ऑन द सर्कुलर फोटोग्राफिक प्लेट एंड मूवेबल भी है प्लेट, ये मूव भी हो सकती है, हाफ सर्कुलर फोटोग्राफिक प्लेट एंड इट इज़ मूवेबल प्लेट। एंड आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट ही मेड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। उसने ऑब्जर्वेशन जो दिखाई, क्या क्या ऑब्जर्वेशन जो उसके सामने आई।
पहला इसका पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दैट इज 99%, नियरली 99% पास थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। बिल्कुल सीधे पास हो जाते थे, अल्फा पार्टिकल पास हो गए थे 99% जो है सीधे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन जो है पास हो गए। तो पहली ऑब्जर्वेशन तो उसकी ये थी। दूसरी ऑब्जर्वेशन थी कि सम अल्फा पार्टिकल स्मॉल वेरी स्मॉल फ्रैक्शन में, मतलब सम अल्फा पार्टिकल गॉट अ डिफ्लेक्शन ऑफ स्मॉल एंगल। कुछ अल्फा पार्टिकल जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन ले रहे थे ये। एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन थी वेरी फ्यू, बड़े ही कम, दैट इज 1 इंटू अप्रॉक्सीमेटली 1 इंटू 20,000, 20,000 में सिर्फ एक गॉट डिफ्लेक्शन ऑफ लार्ज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री और इवन बाउंस बैक। और कुछ अल्फा पार्टिकल वेरी फ्यू, बड़े ही कम थे, 1 इन 20,000 अल्फा पार्टिकल, ये बाउंस बैक हो रहे थे, पीछे की तरफ आ रहे थे, 90 डिग्री के एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, या उससे ज़्यादा के एंगल से, या 180 डिग्री के एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो ये जो संख्या थी वेरी फ्यू थी, बड़े ही कम थे। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन इसने उसके सामने आई इस एक्सपेरिमेंट के दौरान, कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो अनडिफ्लेक्टेड गए, 99% है, देखिए सिर्फ 99% तो अनडिफ्लेक्टेड ही जा रहे थे, और कुछ स्मॉल फ्रैक्शन में पार्टिकल गॉट रिफ्लेक्शन ऑफ स्मॉल एंगल, एंड वेरी वेरी फ्यू, बड़े ही कम अल्फा पार्टिकल जो है दे आर बाउंस बैक या गॉट रिफ्लेक्शन ऑफ लार्ज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो है वो उसने देखी। अब इनको कैसे उसने एक्सप्लेन किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल में क्या एटम्स हैं, एटम से बनी है, तो एटम्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो उनकी उसकी पोजीशन बताने के लिए ये एक्सपेरिमेंट जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे उनकी पोजीशन होगी। तो सबसे पहला जो उस पर एक्सप्लेनेशन ये हुआ कि 99% जो है वो विदाउट डिफ्लेक्शन के जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। एटम का जो मैक्सिमम जो स्पेस है वो क्या खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, तभी तो वो अनडिफ्लेक्टेड जो है वो आसानी से अल्फा पार्टिकल पास हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है और तीसरा जो ऑब्जर्वेशन है उसकी, कि जो स्मॉल कुछ मतलब स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और कुछ जो है वो वेरी फ्यू जो है वो लार्ज एंगल से 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इसका कारण ये होगा क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है वो अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन उसके रास्ते में आएगा तो वो उसको डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है, सिंगल प्रोटॉन होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं और इसमें +2 चार्ज होता है, और ये हैवी न्यूक्लियाई है, इनका मास 4 m होता है, तो इसलिए हैवी हैं ये पार्टिकल। तो इसको जो कोई एटम मतलब लार्ज एंगल से डिफ्लेक्शन कर रहा है या कोई डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो इसका मतलब कि एंटायर मास जो है एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज प्रेजेंट इन ए स्मॉल सेंटर कॉल्ड एज न्यूक्लियस। इसका मतलब ये होगा कि जो एंटायर मास है, अगर एटम का एंटायर मास और पॉजिटिव चार्ज अगर एक छोटी सी जगह में होगा, तभी जाके ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं इनको लार्ज एंगल से डिफ्लेक्शन या स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन मिल सकती है। अगर पॉजिटिव चार्ज जो दूर दूर फैला होगा, अलग अलग होगा, तब तो सभी पार्टिकल जो है वो अनडिफ्लेक्टेड जाने थे। ठीक है, तो ये फिर मॉडल इस तरह से हो सकता है कि मोस्ट ऑफ स्पेस एम्प्टी है, और ये जो डॉट मैंने लगाया था इसमें एंटायर मास भी इसी में होगा, छोटे से स्थान में या छोटे से रीजन में, और एंटायर पॉजिटिव चार्ज भी इसी में होगा, और इस पॉइंट को, इस चार्ज को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस उसने कहा था। तो रुदरफोर्ड जो है उसका मेन जो मतलब उसकी जो एक्सपेरिमेंट की जो डिस्कवरी थी, दैट ही डिस्कवर द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, कि एंटायर मास जो है, एंटायर चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज जो एक स्मॉल सेंटर में होता है, एंड दैट सेंटर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट के बाद उसने अपना एक मॉडल दिया एटम के बारे में, दैट इज रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। तो उसका पहला पॉइंट है कि इन एन एटम द एंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज इज concentrated in a small region at the center called as nucleus। पहला पॉइंट तो यही है। दूसरा पॉइंट उसने बोला न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस किससे घिरा हुआ है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है।
हैविंग सर्कुलर पाथ, और उनका पाथ जो रिवोल्यूशन का क्या सर्कुलर है, एंड दैट सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज ऑर्बिट। उस सर्कुलर पाथ को क्या नाम दिया उसने, ऑर्बिट। ठीक है। एंड तीसरा पॉइंट था इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के होते हैं, न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज के उसमें प्रोटॉन है। ठीक है। एंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज किस में है, न्यूक्लियस में है, तो मीन्स उसमें पॉजिटिव चार्ज हुआ न्यूक्लियस में, तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में कौन सी अट्रैक्शन होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। अगला पॉइंट था मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज एम्प्टी। बीच में जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का सब खाली स्थान है वो मैक्सिमम क्या है, एम्प्टी है, खाली है। तो ये पॉइंट जो है वो उसमें अपने मॉडल में दर्शाए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। क्या होता है ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, जल्दी से इसको ले लेते हैं। एटॉमिक नंबर जो है इट इज नोट बाय कैपिटल जेड, एंड एटॉमिक नंबर होता है क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। प्रोटॉन की संख्या जो है वो एटॉमिक नंबर होता है, एंड डिनोटेड बाय जेड। एटम के लिए जो न्यूट्रल एटम होता है उसमें एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ये तो बता दिया मैंने, लेकिन उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है न्यूट्रल एटम के लिए, आयन के लिए नहीं होती बराबर। तो जितने एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड इट इज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम। ठीक है। नेक्स्ट आता है मास नंबर। क्या होता है, मास नंबर होता है सम ऑफ द न्यूट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन्स in an atom is called as mass number, it is denoted by capital A। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो मास नंबर जो है ये डेफिनेशन आई। अब इससे आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का ये तरीका होगा, ए यहाँ पे भर दिया, मास नंबर को कैपिटल ए से लिखा जाता है, और जेड में नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह भर दिया क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ए माइनस जेड। तो कोई भी एलिमेंट है उसका सिंबल इस तरह से लिखा जाता है, एक्स अगर कोई सिंबल है किसी एलिमेंट का, तो नीचे जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, और ऊपर टॉप में लेफ्ट साइड में ही जो है वो मास नंबर लिखा जाता है। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट होती है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये है, आपको एक न्यूमेरिकल में यहाँ पे बता रहा हूँ कि हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग स्पीसीज। तो ये है एक 3 न्यूक्लियाई हैं। तो ब्रोमीन के लिए पहले 35 यहाँ पे क्या दिया गया है, एटॉमिक नंबर दिया गया है, और 80 क्या है इसका मास नंबर है, तो ये लिखा है यहाँ पे। तो इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन 35 होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 35 होंगे, और न्यूट्रॉन की संख्या a माइनस जेड करके निकलती है, जो ये फॉर्मूला ऊपर दिए गए हैं, 80 माइनस 35 इज इक्वल टू 45। तो लेकिन जो आइंस है, दूसरा जो आइंस दिया गया है बेरियम 2+ है, ये एटॉमिक नंबर है इसमें z इज इक्वल 56, मास नंबर a इज इक्वल टू 137। इन केस ऑफ आइन जो है एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, बट इट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन उतने नहीं होते हैं जितना एटॉमिक नंबर होता है। इन केस ऑफ आइन की बात हो रही है। ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हो गए 56, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो जितना केटाइन में चार्ज होगा उससे कम, उतना कम हो जाएगा। 56 माइनस 2 इज इक्वल टू 54, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है a माइनस जेड करके 81 निकल जाते हैं। थैंक यू।